नमस्कार, मैं हरित आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी सुना, उससे पहले जो जमशेदपुर का एक जेमको एरिया और उस जेमको एरिया में जो मंगलवार रात 1 से 1:30 बजे के बीच में जो दुर्घटना हुआ और उस दुर्घटना में जो है पिता और पुत्री की जो है दर्दनाक मौत हो गई। और जो भाई भी था उसका 17 साल का, जिसका नाम विक्की शर्मा है, वह बच गया है लेकिन गंभीर रूप से घायल है। फ़िलहाल उसका जो है अस्पताल में TMH में इलाज चल रहा है। तो एक दर्दनाक हादसा था, लेकिन उसके बाद लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, क्योंकि उस रास्ते में जो है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, ट्रक और टेलर जो रहते हैं, रोड के किनारे दोनों तरफ खड़ा रहते हैं, जिसके कारण जो है आए दिन वहाँ पर कई दफ़ा दुर्घटना हुआ। और उसको लेकर के लोगों ने इस जो हादसा होता उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन किया लोकल पुलिस के द्वारा। फिर जो है लोगों को आश्वासन दिया गया कि अब से वहाँ पर टेलर और ट्रकों का जो जाम लगता है, जो वहाँ खड़े रहते हैं, वह नहीं लगेंगे। लेकिन कल शाम को भी वही सेम दृश्य था। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो वहाँ पर देखा कि काफ़ी ट्रकें खड़ा है और जो लोकल लोग हैं, फिर से वे लोग उन ट्रकों को वहाँ से हटा रहे हैं। फिर शायद उन्हीं में से किसी ने प्रशासन को कॉल किया, फिर प्रशासन भी पहुँचती है, तो उसके बाद फिर वहाँ जो है ट्रकें खड़ा रहती है। कुछ ट्रकों को हटाया गया, लेकिन लगभग अगर 50 ट्रक एक लाइन से खड़ा हो गए तो उसमें 20 ट्रकों को ही हटाया जा सका। बाकी 30 ट्रकें जो है वहाँ पर खड़ा थी, क्योंकि उसका जो ड्राइवर था ना ही वह ट्रक पर था और ना ही उसका पता चला। तो ये आलम है, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक 19 साल की एक लड़की और उसके जो पिता रहते हैं, उनका जो है उस हादसे में मृत्यु हो जाता है। और उस मंगलवार रात 1:30 बजे, लेकिन उसके बाद भी ना ही प्रशासन सबक लेता है और ना ही उन ट्रक वालों को थोड़ा सा भी ऐसा सोच या समझ आता है कि वहाँ पर उन लोग गाड़ियाँ जो दोनों ट्रक रोड के दोनों तरफ जो गाड़ियाँ लगी रहती, उसके कारण जो आए दिन वहाँ पर लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और दर्दनाक हादसा हो रहा है। बढ़ते आज की कहानी को, और आज की जो कहानी है वह झारखंड में कोडरमा जिला और उसी कोडरमा जिला के मरकच्चो के भगवती डी का एक इलाका है। और यह कहानी वहाँ पर रहने वाले एक परिवार की है। यह कहानी उसी गांव में रहने वाले एक परिवार की है, एक लड़की की है, जिसका नाम जो है निभा कुमारी रहता। 17 साल उम्र थी, 12वीं की छात्रा थी, पढ़ाई लिखाई में भी औसतन थी। और 2 भाई था, एक ज्योतिष पांडे और एक बड़ा भाई जो है नीतीश पांडे, जो कि 35-36 साल का उम्र था। और वह जो है शादी होने के बाद उसके भी बाल बच्चे थे, और वह पत्नी के साथ जो है घर से ही कुछ दूरी पर अलग रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। और जो ज्योतिष पांडे था वो 20 साल उसका उम्र था और वह भी अनमैरिड था। और कुछ दिनों लगभग 3-4 महीना से वह हैदराबाद में था, वहीं पर शायद आई थिंक जॉब वगैरह कर रहा था, लेकिन फिर वहाँ मन नहीं लगता। फिर वह वहीं पर कोडरमा का जो मरकच्चो के भगवती डी जो गांव रहता है, वहाँ पर आकर के रहने लगता है। और यहाँ पर जो उसकी बहन निभा कुमारी रहती है, निभा कुमारी जो है 3 बहनों में सबसे छोटी थी। बाकी जो 2 बहन रहती उन लोगों का शादी हो गया रहता और घर में शायद उसकी माँ भी नहीं है। तो यह छोटा सा एक परिवार था। और धीरे धीरे वह 12th में पढ़ रही थी और फिर 12th पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करने वाली थी। तभी उसका जो है दोस्ती जो है कॉलेज का ही एक लड़का, जो कि उसी गांव के कुछ दूरी पर रहा करता था, उससे हो जाता है। और फिर जो है ये लोग फ़ोन पर निभा जो है अक्सर उस लड़के से बात करने लगती है। और जब वो घर में भी बात करती थी तो शायद किसी को उतना जो है अंदाज़ा नहीं हुआ। लोग यही घर में सोचते रहे कि वो अपने किसी सहेली से बात कर रही है। लेकिन जब से उसका भाई ज्योतिष पांडे हैदराबाद से आया था और घर में रहने लगा था, तो कई दफ़ा वो अपनी बहन को किसी लड़के से बात करते देखा था। तो इसको लेकर के वो अपनी बहन को काफ़ी डांटा डपटा था। तभी जो दिन आता 2 फरवरी का, और 2 फरवरी 12:30 बजे दोपहर का वक्त था। वह ज्योतिष कहीं से अपने घर में आता है और तो उसका अचानक नज़र अपनी बहन उसी निभा कुमारी पर पड़ता है। तो वह देखता है कि किसी से वह बात कर रही है और उसको समझते देर नहीं लगती कि वह किसी लड़के से बात कर रही है। और इसी बात को लेकर के वह गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे वह जो है निभा को मारने पीटने लगता है। और शायद वह इतना गुस्सा था कि निभा को जो है उसका गला दबा देता है। और ज़ोर से गला दबाने के कारण जो है निभा का उसी समय मृत्यु हो जाता है। उसके बाद यह बात जो है उनके पिता जो मदन पांडे रहते हैं उनको भी पता चलता है। तो कायदे से उनको जो है अपने बेटे के खिलाफ़ जाना चाहिए था ज्योतिष पांडे को, और थाना में इन्फॉर्म करना चाहिए, और फिर अपने बेटी को
जो है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जो मदन पांडे रहते हैं वह इन सब से दूर अपने उसी कातिल बेटे का साथ देते हैं और फिर शव को ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। अब कत्ल तो हो चुका था और सभी लोग जो है निभा के इस आदत से कि वह किसी लड़के से फ़ोन में बात कर रही है, इस बात को लेकर के वो पिता के अलावा जो ज्योतिष और उसका जो भाई एक नीतीश पांडे रहता है, तीनों लोग खपा रहते हैं। फिर जो है ज्योतिष पांडे जो है पिता को अपना बताता है कि वह बात कर रही थी किसी लड़के से और उसके हाथों कत्ल हो गया है। उसके बाद फिर जो है दोनों मिलकर के पिता और पुत्र, जो बड़ा लड़का रहता है नीतीश पांडे, उसको फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं, घर बुलाते हैं और फिर सारा वाक़या बताते हैं। अब तीनों इस कत्ल में शामिल हो जाते हैं। उस कत्ल के बाद जो है उस शव को ठिकाने लगाने का, चूँकि दिन का वक्त था और उस डेड बॉडी को घर से बाहर ले जाना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए वे लोग घर का ही एक दूसरा हिस्सा में निर्माणाधीन काम चल रहा था और वहीं पर एक सेप्टिक टैंक भी बन रहा था। ये लोग उस अपनी बेटी निभा कुमारी का शव को उसी सेप्टिक टैंक में गाड़ देते हैं और ऊपर से जो है ढक्कन लगा देते हैं कि वे लोग ऐसा सोचते थे कि प्लान अभी फ़िलहाल जो है शव को जो है उसी सेप्टिक टैंक में रखा जाए, बाद में जो है इसको फिर से ठिकाना लगाया जाएगा या फिर उसी सेप्टिक टैंक में जो है दफना दिया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता, 1-2 दिन बीतता है। उसके बाद फिर ज्योतिष पांडे जो कि निभा का भाई था, वह नज़दीकी थाना में जाता और फिर अपनी बहन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब इस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, वो बताता है कि दरअसल 2 फरवरी से उसकी बहन जो है अचानक गायब है और उसका गांव के ही एक लड़के के साथ जो है रिलेशन था, अक्सर फ़ोन पे बात किया करती थी। तो शक भी जो उसी के ऊपर बताता है कि शायद उसी ने उसका बहन को किडनैप किया है या फिर कहीं लेकर के भाग गया है। पुलिस उसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस चीज़ का तफ्तीश करती है, लेकिन तफ्तीश में कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि जब पुलिस ज्योतिष, निभा का जो भाई ज्योतिष रहता वह जिस लड़के पर इल्ज़ाम लगा रहा था, जब पुलिस उस दिन का उसका सारा डिटेल्स निकालती है कि वह कब कहाँ था, तो जो वह बताता है वह सही निकलता है। तो पुलिस का हाथ खाली रहता है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती है। उसके बाद 12 तारीख का दिन आने के बाद जो है वहीं पर एक पंचखेरी नदी के जमुनिया घाट, जो एक नदी है, वहाँ पर जो है बालू के ऊपर जो है एक डेड बॉडी दिखाई देता है सड़ा गला अवस्था में। जो वहाँ पर लोग उस नदी के किनारे नहाने या फिर बाकी शौच करने जाते थे, तो उन लोगों का नज़र पड़ता है। तुरंत वे लोग नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और फिर जो है उस शव को देखती है और शव को जो है देखने के बाद पुलिस, और यह ताज़ा मामला था, अभी 8-10 दिन ही हुए थे, ज्योतिष जो अपनी बहन निभा कुमारी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था और उसका लापता का इन्फॉर्मेशन थाना में दिया था। तो पुलिस सबसे पहले जो हाल का जो केसेस था उन सभी से उस शव को पहचानने का कोशिश कर रही थी। और तभी पुलिस को याद आता है कि जो अभी 8-10 दिन पहले ही ज्योतिष नाम का एक शख्स अपनी बहन निभा का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है और वह भी उसी गांव में रहता है। तो पुलिस तुरंत उसके परिजनों को इन्फॉर्म करती है और शव को शिनाख्त के लिए बुलाती है। जब घर वाले उस शव को शिनाख्त करने के लिए पहुंचते हैं तो वे लोग मना कर देते हैं। पुलिस जो है, जब ये लोग शव को पहचानने से मना कर देते हैं तो इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे गांव के लोग थे। उन लोगों में से कुछ लोग यह बता रहे थे कि जो शव है, जो शव का हुलिया है, यानी जो उसके ऊपर कपड़े, हालांकि शव बहुत बुरी तरह से मतलब सड़ गल गया था तो पहचानना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर चश्मदीद उस गांव के लोग थे जो यह बता रहे थे कि शायद ये निशा का जो है, निभा कुमारी का डेड बॉडी है। तो और घर के लोग जो है पहचानने से इनकार कर रहे थे, तो पुलिस का भी शक थोड़ा बढ़ता है। उसके बाद पुलिस ज्योतिष कुमार का पांडे का जो घर पहुंचती है और उन लोगों का घर का सारा तलाशी लेती है और तो देखती है कि घर का एक निर्माणाधीन जो जगह है वहाँ पर सेप्टिक टैंक है। तो पुलिस को शक होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे देश में ऐसे केस हुए जिसमें कत्ल करने के बाद जो है शव को सेप्टिक टैंक का अंदर जो है कातिल ने ठिकाना लगाया। तो पुलिस जो है उस सेप्टिक टैंक का जो है ढक्कन खोलती है और फिर जब अंदर एक एक बारीकी से चेक करती है तो देखती है कि कुछ बाल के टुकड़े जो है किसी लड़की या किसी लेडीज़ का उस सेप्टिक टैंक के अंदर गिरे हुए हैं। तो पुलिस को यहीं से शक बढ़ता है, क्योंकि अभी तक उस सेप्टिक टैंक का यूज़ भी शुरू नहीं हुआ, अभी वह निर्माणाधीन अवस्था में है। तो उस सेप्टिक टैंक का अंदर किसी महिला का जो है बाल कहाँ से आएगा। तो पुलिस उस बाल को जो है फॉरेंसिक के लिए रख लेती है, लेकिन जब घर वालों से कड़ाई से पूछताछ करती है और सारा चीज़ पूछताछ करती है निभा के बारे में, तो सभी का जो जवाब अलग अलग रहता है। अब
यहीं से पुलिस का जो है डाउट पूरी तरह से बढ़ जाता है। अब पुलिस इन ज्योतिष पांडे, उसके जो है पिता मदन पांडे और फिर जो है उसका बड़ा भाई नीतीश पांडे, इन तीनों को थाने लेकर के आती है और फिर पुलिसिया अंदाज में पूछती है। तब तीनों जो है टूट जाते हैं। उसके बाद फिर जो है ज्योतिष सारा वाक़या बताता है कि दरअसल उसकी बहन जो है अक्सर किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती थी और 2 फरवरी का दिन भी लगभग दोपहर में वे किसी लड़के से बात करी थी और यही चीज़ देखने के बाद वो अपना आपा खो बैठता और अपने बहन का जो है कत्ल कर देता। कत्ल करने के बाद जो है शव को ठिकाना लगाना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए वो घर में एक निर्माणाधीन जो सेप्टिक टैंक रहता है उसी में गाड़ देते हैं। लेकिन जब पुलिस को 2 दिन के बाद वे लोग अपनी बहन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है तो पुलिस घर में आती है पूछताछ करने और घर का भी एक तरह से मुआयना करती है, तो इन लोगों का शक बढ़ जाता। फिर ये लोग जो है उस 2 रात पहले, जिस दिन शव जो है उस नदी के घाट से बरामद किया गया था, उसके 2 दिन पहले ही वे लोग उस सेप्टिक टैंक से अपनी बहन का शव निकालते हैं और जो उसके पिता मदन पांडे रहते हैं वे खुद अपनी बेटी का जो है सर जो है धड़ से अलग करते हैं और फिर जो है साइकिल पर दोनों धड़ और शरीर को लादते हैं वे लोग और फिर जो उसी नदी के किनारे लेकर के जाते हैं और गड्ढा बालू का जो रहता है उसका गड्ढा करके उस शव को वहीं पर दफना देते हैं और जो सर रहता है उसको कहीं दूसरी जगह वे लोग फेंक देते हैं। तो क्योंकि इन लोगों को, घर वालों को डाउट हो गया था कि पुलिस तफ्तीश करने के लिए बार बार घर आ रही है, इन लोगों से पूछताछ करी और शव जो है डेड बॉडी घर के ही एक सेप्टिक टैंक में लोग गाड़ के रखे, तो शायद इन लोगों का जो है पोल खुल जाएगा, पुलिस इन लोगों को नंगे हाथ पकड़ लेगी। इसी का डर के कारण ये लोग जो है लगभग 11 तारीख की रात को वे लोग उस बॉडी को निकालते हैं जो कि लगभग सड़ चुका था और फिर उसका धड़ जो है माथे से अलग करते हैं और फिर जो है साइकिल पर लाद करके जो है उस नदी के घाट पर लेकर के जाते हैं और उसको बालू के नीचे दफना देते हैं और सर को कहीं फेंक देते हैं। फिलहाल पुलिस जो है उस जो है बॉडी को बरामद कर लिया सड़ा गला अवस्था में, लेकिन जो सर है, जो माथा जो है वो अभी बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ऐसा डाउट करी कि लोग कहीं फेंक दिए उसको, शव को दफनाने के बाद जो है सर है उसका कहीं फेंक दिया और शायद कुत्ते और या फिर जंगली जानवर जो उस सर को नोच खाए हैं, इसलिए वह मिल नहीं रहा है। लेकिन फ़िलहाल बाकी जो है पुलिस अभी टांगी और बाकी साइकिल और सारा चीज़, वह बोरा जिसमें उस शव को लोग लेके गया था, वो सारा चीज़ बरामद कर ली है और जो घर वाले हैं वे लोग भी अपना जुर्म कबूल कर लिए हैं और बाकी पुलिस उस जो सेप्टिक टैंक से बाल मिली है उसको भी बरामद करके सारा चीज़ अपने कस्टडी में लेकर के फॉरेंसिक के लिए भेज दी है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक परिवार, जिसमें एक भाई, जिसमें एक पिता अपने ही बेटी का कत्ल कर देता है, अपने ही बेटी का कत्ल का प्लानिंग करता है और अंजाम देता है और फिर उसके शव को अपने ही घर के एक सेप्टिक टैंक में गाड़ के रखता है, जो कि बहुत ही एक दर्दनाक हादसा है, वह भी सिर्फ एक किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने के लिए। तो आज की कहानी यही थी। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान हैरान करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों पर बहुत सारे बंदिशें लगा करके रखे हैं। तो यह कहानी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।